नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम सबसे पहले बात करेंगे क्रिकेट की। क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था आईसीसी ने 2022 के लिए अपने सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों को अवार्ड की घोषणा की है। इस लेक्चर में हम सबसे पहले जानेंगे कि आईसीसी क्या है, ये अवार्ड कब से दिए जा रहे हैं, ये अवार्ड किस आधार पर दिए जाते हैं, मतलब खिलाड़ियों का चयन किस आधार पर किया जाता है, और उसके बाद हम बात करेंगे कि किन-किन खिलाड़ियों को अब तक ये पुरस्कार दिया गया है और कितने लोगों को एक से ज्यादा बार दिया है। उसके बाद कुछ और टॉपिक्स पे भी हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं जो करंट अफेयर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे आईसीसी अवार्ड्स की। दोस्तों, आईसीसी जो इस दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट की संस्था है, इसकी स्थापना की गई थी 1909 में और इसका मुख्यालय दुबई में है। इसका मोटिव है क्रिकेट फॉर गुड और क्रिकेट के नियम मनाने से लेकर हर एक चीज के लिए दुनिया की सबसे बड़ी संस्था के तौर पर इसे देखा जाता है। क्रिकेट हर साल प्रदर्शन के आधार पर सराहना करते हुए विभिन्न खिलाड़ियों को हर एक श्रेणी में, हर एक फॉर्मेट के दृष्टि से पुरस्कृत करती है। इस साल 2022 के लिए जिन क्रिकेटर्स को पुरस्कृत किया गया है, वो उनमें अगर देखें तो टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड सूर्य कुमार यादव को उनके 2022 में क्रिकेटर टी20 के तौर पर वर्ल्ड कप में किए गए प्रदर्शन के आधार पर चुना है और सूर्य कुमार यादव को बेस्ट टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है। अगर महिला टीम की बात करें तो टाइला मेगा ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी, इनको चुना गया है। अगर हम टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर इंग्लैंड टेस्ट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स को चुना गया है। इसी प्रकार अगर ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात करें तो पाकिस्तान के कप्तान और बेहतरीन बल्लेबाज बाबर आजम को इससे नवाजा गया और महिलाओं में नताली स्कीवर इंग्लैंड की खिलाड़ी, इनको चुना गया है। अगर आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात करें, टी20 नहीं, टेस्ट नहीं, ओडीआई नहीं, क्रिकेटर के तौर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले क्रिकेटर की बात करें तो बाबर आजम को आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला और महिलाओं में नताली स्कीवर को मिला है, इंग्लैंड की खिलाड़ी। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर की अगर हम बात करें तो अफ्रीका के मार्को जेनसन को, रेणुका सिंह, महिलाओं में भारत, इनको इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। तो ये वो लोग हैं, वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2022 में क्रिकेट में बेहतर प्रदर्शन किया है। इस आधार पर इन्हें अवार्ड दिया गया है। लेकिन दोस्तों, जो निकट भविष्य में एग्जाम आने वाली है उनमें जरूरी नहीं कि 2022 का एकदम से पूछ लिया जाए, हो सकता है कि 2021 के अवार्ड पूछ लें। तो हम एक स्लाइड के माध्यम से 2021 में किन-किन खिलाड़ियों को आईसीसी के अवार्ड दिए गए थे उनके बारे में भी थोड़ा सा बात करें, ठीक है। तो सबसे पहले 2021 में किन-किन को मिला था उन लोगों के हम अवार्ड देखते हैं। दोस्तों, 2021 की अगर हम बात करें तो 2021 में टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान को और महिला क्रिकेट में ट्यू ब्यूमॉन, जो इंग्लैंड की खिलाड़ी, इनको ये अवार्ड दिया गया। अगर टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात करें तो जो रूट इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, बेहतरीन बल्लेबाज हैं टेस्ट क्रिकेट के, इनको चुना गया। ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 के लिए चुना गया था बाबर आजम को और लिजली अफ्रीका की खिलाड़ी, इनको महिला क्रिकेट टीम की तरफ से आईसीसी में 2021 का ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया था। आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 के लिए चुना गया था पाकिस्तान के बॉलर शाहीन अफरीदी को और महिला क्रिकेट टीम में स्मृति मंधाना, भारत की ओपनर है, बेहतरीन बल्लेबाज है, इनको 2021 में आईसीसी ने आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना था। इसके अलावा अगर इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 क्रिकेट में अगर कोई था पुरुषों की टीम में तो अफ्रीका के जे मलन और महिलाओं में पाकिस्तान की फातिमा सना को यह पुरस्कार दिया गया। तो दोस्तों, हमने ये तो बात कर ली कि 2022 में और 2021 में किन-किन लोगों को आईसीसी के पुरस्कार दिए गए थे। आईसीसी क्या, हमने वो भी जाना। अब ये जानते हैं कि आईसीसी इन खिलाड़ियों को चुनती कैसे। तो दोस्तों, इनको चुनने का बहुत सीधा सा तरीका आईसीसी ने खोजा है। इसमें दो चीजें होती हैं। एक तो आईसीसी क्या करता है कि अपनी जो वेबसाइट होती है उस वेबसाइट पर एक पोल जारी करता है। इस पोल में जिन खिलाड़ियों को चुना जाता है, चार खिलाड़ियों को चुनते हैं, उनके लिए वोटिंग की अपील की जाती है और सब लोग उस पर वोटिंग करते हैं। वोटिंग के आधार पर एक खिलाड़ी को चुनने की प्रक्रिया है। वोटिंग के साथ साथ एक काम होता है कि आईसीसी पैनल बनाता है। आईसीसी जो पैनल बनाता है उसमें कुछ दिग्गज क्रिकेटर होते हैं, क्रिकेट के पत्रकार होते हैं और कहीं ना कहीं क्रिकेट के विशेषज्ञ लोगों को शामिल करते हैं। ये विशेषज्ञ लोग और ये पोल दोनों के आधार पर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को चुना जाता है और कहीं ना कहीं उसके बाद इन खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाता है। दोस्तों, जब इन खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाता है तो पुरस्कृत करने के दौरान इनको ट्रॉफी दी जाती है, ठीक है। जो इनको ट्रॉफी दी जाती है उस ट्रॉफी का नाम क्या है, हम थोड़ा सा उस पे बात करें, ठीक है। जो ट्रॉफी इन खिलाड़ियों को दी जाती है उस ट्रॉफी को हम लोग कहते हैं गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। दोस्तों, गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी इसको क्यों कहते हैं?
गारफील्ड सोबर जो थे ये वेस्ट इंडीज के, याद रखिएगा, वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर थे। अब वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर गारफील्ड सोबर जो थे, इन्होंने वेस्ट इंडीज के लिए 1953 से खेलना शुरू किया और उसके बाद इन्होंने अपने प्रदर्शन के माध्यम से विश्व के कीर्तिमान स्थापित कर दिए और बाद में आईसीसी इनके नाम पर ये ट्रॉफी देती है। अगर इनके रिकॉर्ड की बात करें तो उन्होंने टेस्ट क्रिकेट भी खेला और फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेला। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इन्होंने लगभग 383 मैचेस खेले हैं और इसमें लगभग 28,314 रन बनाए। और अगर हम इनके टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो 93 मैचेस में इन्होंने 8,000 से ज्यादा रन बनाए और इन 8,000 रनों में इन्होंने 26 शतक मार दिए, साथ साथ 235 विकेट भी लिए हैं। अगर फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात करें तो लगभग 1043 विकेट लेने वाले खिलाड़ी थे गारफील्ड सोबर्स, इसलिए इनके नाम पर यह ट्रॉफी दी जाती है आईसीसी की तरफ से। तो आईसीसी की ये कौन सी ट्रॉफी दी जाती है, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ ले दोस्तों तो सिंपल बता देना है कि गारफील्ड सोबर्स के नाम की ट्रॉफी जो है वो आईसीसी देता है अपने अवार्ड्स के दौरान। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा इस पे बात करें कि ये अवार्ड कब से शुरू किए गए और पहली बार किसको दिए थे। तो अगली स्लाइड के माध्यम से थोड़ा सा उस पे हम प्रकाश डालते हैं कि कैसे शुरू किए गए थे और कब से शुरू किए गए थे। तो यहाँ पर देखो कि आईसीसी के अवार्ड की जो देने की जो व्यवस्था है वो 2004 से शुरू हुई। 2004 से इनकी शुरुआत हुई और 2004 में सबसे पहले भारत के राहुल द्रविड़, दी वॉल के नाम से प्रसिद्ध भारत के क्रिकेट टीम के संकट मोचक कहे जाने वाले राहुल द्रविड़ को सबसे पहले 2004 में ये पुरस्कार दिया गया। उसके बाद लगातार कई सारे लोगों को ये पुरस्कार मिला, जिनमें अगर हम बात करें तो 2005 में जैक कैलिस साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी को और एंड्रू फ्लिंटॉफ को दिया गया था। एंड्रू फ्लिंटॉफ का भूलेंगे नहीं, एंड्रू फ्लिंटॉफ वही खिलाड़ी है जब आप याद कर रहे हैं 2007 का वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप जो साउथ अफ्रीका में हुआ, उस वर्ल्ड कप में युवराज सिंह के 6 छक्के नहीं भूलते और युवराज सिंह ने जो 6 छक्के मारे थे वो किसके खिलाफ मारे थे, स्टुअर्ट ब्रॉड के खिलाफ। लेकिन स्टुअर्ट ब्रॉड के खिलाफ 6 छक्के मारने के पहले की अगर घटना देखें तो एंड्रू फ्लिंटॉफ और युवराज सिंह के बीच की बहस और उसके बाद गुस्सा उतरता है ब्रॉड पर, 6 छक्के लग जाते, इतिहास बनता है। तो कहीं ना कहीं ये वही एंड्रू फ्लिंटॉफ है, याद रखना, इंग्लैंड के खिलाड़ी रहे हैं। 2006 में और 2007 में रिकी पॉन्टिंग को ये अवार्ड दिया गया। 2008 में शिव नारायण चंद्रपाल वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी को ये अवार्ड दिया गया। 2009 में मिचेल जॉनसन को दिया, ऑस्ट्रेलिया के बॉलर हैं। वैसे ही 2010 में सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट के गॉड कहे जाने वाले मास्टर ब्लास्टर को ये अवार्ड दिया गया, भारत रत्न है मास्टर ब्लास्टर। 2011 में जोनाथन ट्रॉट को, इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। 2012 में कुमार संगकारा श्रीलंका के खिलाड़ी को अवार्ड दिया गया। 2013 में माइकल क्लार्क ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी को अवार्ड दिया गया। वहीं 2014 में दोबारा मिचेल जॉनसन को ये अवार्ड दिया गया था। 2015 में स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के हैं, इनको दिया गया। 2016 में भारत के रविचंद्रन अश्विन, कैरम बॉल एक्सपर्ट, इनको ये अवार्ड दिया गया। वहीं 2017 की अगर बात करें तो विराट कोहली को, 2018 में विराट कोहली को लगातार ये 2 साल अवार्ड मिला। 2019 में बेन स्टोक्स ऑलराउंडर इंग्लैंड खिलाड़ी, इनको ये अवार्ड दिया गया। कहीं ना कहीं जब वर्ल्ड कप हो रहा था उस समय इनका अच्छा प्रदर्शन था। और 2020 में दोस्तों आ गया था कोरोना, तो 2020 में कोई भी इस प्रकार की एक्टिविटी नहीं हो पाई, इसलिए 2020 के लिए ये अवार्ड नहीं दिया गया। 2021 में पाकिस्तान के साइम शाह अफरीदी को, बॉलर है, उनको ये अवार्ड दिया गया। तो ये उन लोगों की सूची है जिनको अभी तक अवार्ड मिला है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किन खिलाड़ियों को मिला है, तो आप इनके नाम याद रखिएगा। इसके अलावा ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किन भारतीय खिलाड़ियों को आईसीसी का क्रिकेटर ऑफ द अवार्ड मिला है या नहीं मिला, तो यहां से आप नाम याद रखें जिनको मिला हुआ है आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड। तो ये तो हो गया कि भाई किन किन लोगों को ये पुरस्कार अभी तक मिला हुआ। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात करते हैं कि किन लोगों को ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड एक से ज्यादा बार मिला। ठीक है, तो देखते हैं वो क्या है। अगर हम बात करें ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर के अवार्ड की दोस्तों, तो याद रखिएगा 3 नाम सामने आते हैं। लगातार 2 बार, कंटिन्यूअस 2 बार आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतने वाले 3 खिलाड़ियों के नाम आते हैं। एमएस धोनी, कैप्टन कूल, माही, 2008 और 2009 में लगातार इन्हें ये पुरस्कार दिया गया। बात करें एबी डिविलियर्स को, मिस्टर 360 कहते हैं इनको, ग्राउंड के 360 डिग्री किधर भी ये शॉट मारने के लिए जाने जाते हैं। 2014-15 में इनको ये अवार्ड लगातार मिला था। और सबसे भरोसेमंद विराट कोहली को 2017-18 में लगातार ये अवार्ड दिया गया था। तो ये 3 खिलाड़ी हैं जिन्हें आईसीसी का ओडीआई प्लेयर, याद रखिएगा, ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड लगातार जीता है। वो है कौन? 3 खिलाड़ी, माही, धोनी, डिविलियर्स और कोहली। ठीक है, इसके बाद
यहां से हम दूसरे टॉपिक की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्रिस हिपकिंस, न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली इन्होंने। क्रिस हिपकिंस ने न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली है। देखते हैं न्यूजीलैंड के बारे में थोड़ी सी चीजें। देखिए न्यूजीलैंड ये देश है न्यूजीलैंड, बीच में है तस्मान सागर, याद रखिएगा तस्मान सागर है। तस्मान सागर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है, और ऑस्ट्रेलिया के जस्ट नीचे जो है वो तस्मान जो द्वीप है वो भी है, ठीक है। इसके अलावा न्यूजीलैंड के बारे में अगर बात करें दोस्तों तो न्यूजीलैंड की जो मुद्रा है वो है डॉलर, न्यूजीलैंड के डॉलर मुद्रा है। इनकी जो कैपिटल है राजधानी, वो राजधानी है वेलिंगटन, ठीक है। न्यूजीलैंड में कैटरबरी घास के जो मैदान है वो यहाँ पर मिलते हैं। पशुपालन की दृष्टि से बहुत अच्छा क्षेत्र माना जाता है। हिल स्टेशन है, ठंडा देश के तौर पर माना जाता है। मांस उद्योग भी कुछ लेवल पर यहाँ पर दिखाई पड़ता है। इसके अलावा अगर हम न्यूजीलैंड के बारे में बात करें दोस्तों तो यहाँ का जो हेड होता है शासन का, वो हेड होता है ब्रिटिश सम्राट, ब्रिटिश मोनार्क जो होता है वो इनका हेड होता है। और वर्तमान में चार्ल्स तृतीय जो है वो यहाँ के हेड के तौर पर माने जाते हैं। याद रखिएगा न्यूजीलैंड के बारे में। ओशिनिया जो पूरा कॉन्टिनेंटल एरिया है यहाँ पर ये आता है और बहुत ही प्रमुख देश के तौर पर है। और वर्तमान में अगर हम बात करें तो भारत के साथ T20 जो सीरीज है वो भी चल रही है। हाल ही में भारत ने क्लीन स्वीप किया न्यूजीलैंड को वनडे में। अब T20, हालांकि हम पहला T20 हार गए हैं रांची का, लेकिन कोई बात नहीं, अगला हम लोग जरूर जीतेंगे, है ना। आप लोग क्रिकेट में बने रहते होंगे डेफिनेटली। चलिए अगली स्लाइड में बात करते हैं अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बन गए वनडे में। वनडे के अगर नंबर 1 गेंदबाज की बात करें तो मोहम्मद सिराज है दोस्तों। हाल ही में बांग्लादेश दौरा किया, वहां पर अच्छे विकेट लिए। भारत में जब श्रीलंका का दौरा हुआ तो वहां पर अच्छे विकेट लिए। इस आधार पर कहीं ना कहीं उन्होंने लंबी छलांग लगाई, सभी गेंदबाजों को पीछे करते हुए नंबर 1 की पोजीशन पे आ गए कौन, मोहम्मद सिराज। नेक्स्ट बात करते हैं पर्यटन मंत्रालय के एक पर्व की। पर्यटन मंत्रालय ने लाल किले से 6 दिन का एक मेगा इवेंट शुरू किया है। इस मेगा इवेंट का नाम है भारत पर्व। तो भारत पर्व जो मेगा इवेंट है, अगर पूछा जाता है किस मंत्रालय ने शुरू किया दोस्तों तो सीधे बता देंगे पर्यटन मंत्रालय ने शुरू किया है। अगर दोस्तों आपसे ये पूछा जाता है कि पर्यटन मंत्रालय ने भारत पर्व इवेंट का शुरुआत कहां से की थी तो आप बताएंगे लाल किले से। जरूर सीधे लगा दीजिएगा कि लाल किले से भारत पर्व जो है वो पर्यटन मंत्रालय ने शुरू किया है। 6 दिवसीय एक मेगा इवेंट है और बेसिकली अगर देखा जाए तो लाल किला दिल्ली का है, जो कि शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था लाल और बलुआ पत्थर से। लाल किले का जो निर्माण है वो लाल बलुआ पत्थर से बनवाया गया था दोस्तों, याद रखना है। लाल किला दिल्ली, और जहां पर 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री क्या करते हैं, तिरंगा फहराते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे जाएं तो अगला आपका जो टॉपिक है दोस्तों वो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस की अगर बात की जाती है तो याद रखेंगे राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। इस साल 25 जनवरी 2023 को यह सेलिब्रेट किया गया है। अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो याद रखेंगे कि 25 जनवरी 1950 को हमारे देश के निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। निर्वाचन आयोग का गठन किया, स्थापना की 25 जनवरी 1950 को, इसलिए कि ये राष्ट्रपति के चुनाव हो, उपराष्ट्रपति के चुनाव हो, संसद के चुनाव हो या फिर राज्य विधानसभाओं के चुनाव हो, ये सभी चुनावों को निष्पक्ष तौर पर करवाने के लिए, ईमानदारी से चुनाव करवाने के लिए, लोकतंत्र में एक प्रकार से जान देने के लिए हम बोल सकते हैं कि भारत में 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग बनाया गया, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अब निर्वाचन आयोग जो है वो 25 जनवरी को मनाया गया, इसीलिए हर साल 25 जनवरी को हम मतदाता दिवस के तौर पर मनाते हैं। लेकिन मतदाता दिवस जो है वो 25 जनवरी 1950 से नहीं मनाया जाता। इसकी शुरुआत की गई थी 2011 से। 2011 में जब प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, याद रखिएगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी, और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति ने सन 2011 में इस अवार्ड का प्रारंभ किया था, इस दिन का प्रारंभ किया था। ये दिन जो है वो इस दिन से सेलिब्रेट किया जाता है। अब इस दिन क्या करेंगे, इस दिन हम क्या करते हैं, थीम बनाते हैं। हर साल अलग अलग थीम रखते हैं, उस थीम के हिसाब से मतदाताओं को जागरूक करने का काम किया जाता है, ताकि लोकतंत्र में वो ज्यादा से ज्यादा भाग लें, ज्यादा से ज्यादा वोटिंग कर पाए, ताकि एक स्वस्थ लोकतंत्र जो है वो आगे बढ़ सके। तो 2023 का जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस रहा है, उस राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम जो थी वो थी नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। ये थीम याद रखिएगा, क्योंकि हर बार एग्जाम में पूछ लेता है कि इस बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम क्या थी। तो ये थीम आपसे अगर पूछता है तो याद रखिएगा इस बार की थीम क्या थी, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर।
ये थीम याद रखिएगा, जैसे एग्जाम में आता है तो तुरंत लगा दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद एक और मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है करंट अफेयर की दृष्टि से। एक प्रकार से वो मुद्दा जो है वो क्वेश्चन के लायक है, हम थोड़ा सा डिटेल में उस पर डिस्कशन करते हैं कि वो मुद्दा क्या है। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये मैप, है ना। ये मैप जो है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का है, और जो ये चर्चा में रहा क्यों रहा उस पर जरा देखते हैं कि प्रसार भारती जो इंडिया की पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है, प्रसार भारती भारत में ये सर्विस प्रदाता है जनता के लिए। इसने हाल ही में जो मिस्र की राष्ट्रीय मीडिया प्राधिकरण है उसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, ताकि कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में और आगे बढ़ा जा सके। दोस्तों प्रसार भारती की स्थापना 23 नवंबर 1997 को हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। तो ये प्रसार भारती की सब्सिडियरी के तौर पर दूरदर्शन और बाकी चीजें काम करती हैं। तो 23 नवंबर 1997 को इसकी स्थापना की गई एक ब्रॉडकास्टर के तौर पर, तब से ये इस क्षेत्र में बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। अगर हम बात करें मिस्र की दोस्तों, तो इसको इंग्लिश में इजिप्ट कहा जाता है, पिरामिडों के लिए फेमस है इजिप्ट, मिस्र की सभ्यता दुनिया की प्राचीन सभ्यताओं में मानी जाती है। मिस्र जो है ये अफ्रीका के उत्तर पूर्व का एक देश है, जिसके उत्तर में जाएंगे आप, उत्तर में मिलता है भूमध्य सागर। अगर मिस्र के पश्चिम में जाएंगे तो मिलता है लीबिया, अगर मिस्र के दक्षिण में जाएंगे तो मिलता है सूडान, मिस्र के उत्तर पूर्व में जाएंगे तो मिलेगा आपको क्या, गाजा पट्टी और इजराइल। और अगर मिस्र के ईस्ट में जाएंगे तो यहाँ पर है लाल सागर। दोस्तों लाल सागर में लाल कोरल्स के कारण कहीं ना कहीं इसका रंग लाल दिखता है। और मिस्र की एक और इंपॉर्टेंट बात है, इसकी राजधानी काहिरा है। मिस्र जो है वो 1922 में दोस्तों, हाँ 1922 में ये अंग्रेज ब्रिटेन यूके से स्वतंत्र हुआ था। किससे स्वतंत्र हुआ था, यूके से 1922 में। और 1953 में ये गणराज्य बना था, गणतंत्र बना था, रिपब्लिक बना था ये तब 1953 में। और भारत का रिलेशन इसके गणराज्य बनने के समय से, पुराने समय से ही दोस्तों। कैसे कि भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू और यहाँ के राष्ट्रपति के बीच में शुरू से संबंध रहे, और ये संबंध हम लोगों को बड़े स्तर पर तब दिखते हैं जब 1958-59 की बात है, जब वैश्विक स्तर पर दो बड़े देश हमको सामने दिख रहा था, दो ध्रुवीय व्यवस्था दिख रही, एक तरफ था समाजवादी और एक तरफ था पूंजीवादी, एक तरफ रशिया का ग्रुप था और एक तरफ अमेरिका का ग्रुप। ऐसे में जब भारत नया नया स्वतंत्र देश था और विकास की तरफ बढ़ रहा था, तो हमारे पास दो चीजें थी, या तो अमेरिका के गुट में शामिल हो जाए या रशिया के गुट में शामिल हो जाए। लेकिन इस समय एक नई व्यवस्था शामिल की गई जिसको बोला गया नाम। ये नाम आंदोलन क्या था, इसका नाम था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ये नॉन अलाइनमेंट गुट निरपेक्षता के तौर पर हम इसको जानते हैं। जो गुट निरपेक्षता का प्रारंभ किया गया, इसके माध्यम से हम किसी में जुड़े हुए अलग व्यवस्था के तहत आए हैं। ये व्यवस्था जो प्रारंभ हुई उसमें तीन लोगों का इंपॉर्टेंट योगदान है, एक टीटो, एक नासिर और एक नेहरू। भारत की तरफ से नेहरू ने, ठीक है, यूगोस्लाविया की तरफ से टीटो और मिस्र की तरफ से जो थे वो नासिर थे। इनके ही सहयोग के कारण नाम जो मूवमेंट है वो देखने को मिला था। इसका मतलब यह है कि शुरू से ही हम मिस्र के साथ कहीं ना कहीं द्विपक्षीय संबंधों में है। मिस्र की हम बात करें दोस्तों, तो हाल ही में 26 जनवरी को मिस्र के जो राष्ट्रपति वो हमारे देश में आए थे, है ना। तो कहीं ना कहीं अल-सीसी हमारे देश में आए और हमारे विशेष अतिथि थे 26 जनवरी को। तो ये कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच संबंधों की प्रगाढ़ता है, या इस प्रकार से रिलेशनशिप जो है वो मजबूत होती जा रही है। मिस्र की राजधानी जो काहिरा है दोस्तों, यहाँ से नील नदी गुजरती है। नील नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है और ये काहिरा से होकर गुजरती है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर हम बात करें यहाँ, तो एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है मिस्र को लेकर, वो है स्वेज नहर। स्वेज नहर एक कृत्रिम नहर है जो 1859 में बनाई गई, और ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का काम करती है। बहुत बड़े लेवल पर जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार है उससे होता है, और ये मिस्र के क्षेत्र अधिकार में आती है। तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट फैक्ट से जो करंट अफेयर में रहे और हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया। अगले लेक्चर में फिर आप लोगों से मिलता हूं नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।